डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीकली करंट अफेयर। आप सोच रहे होंगे एग्जाम, यदि आप सीयूईटी या डीयूईटी दे रहे हैं, इतने नजदीक आने पे वीकली करंट अफेयर का यूज क्या है। ये इसलिए नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप पढ़ते हैं वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, और जो घटित होती है, पॉलिटिक्स कैसे अनफोल्ड होती है, वो एक मूवी है, रंगीन मूवी है। तो उसके थ्रू समझना उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को, ये मेरी है कोशिश। मतलब जो अभी जिस तरह से इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं दुनिया में और इंडिया में, पॉलिटिक्स और सोशल अरेंजमेंट में, उसको समझना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आप ज्यादा अच्छी तरह पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल को समझ पाएं। सो लेट अस बिगिन। 22 से 28 अगस्त के बीच में दुनिया और भारत में क्या होता है और उसको कैसे समझ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करूं, प्लीज अलाउ मी टू इन्फॉर्म यू कि यदि आप सीयूईटी या डीयूईटी या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, खास करके सीयूईटी पीजी, तो आपके लिए जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है वो ये दो किताबें हैं। एक ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस है जिसमें 1500 क्वेश्चन का समावेश है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उसका एक इंक्लूजन है। आप इसको इस लिंक पे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये अवेलेबल है। सीयूईटी पीजी गाइड जो स्ट्रिक्टली सीयूईटी पीजी सिलेबस, नए सिलेबस के अनुसार बना है, वो यहाँ पे है। और यदि आप कोई अन्य इंट्रेंस टेस्ट या कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बेस्ड, तो आपके लिए ऑल टाइम फेवरेट ये बुक है जो पिछले साल रिलीज हुई है। ये सभी अमेजन पे अवेलेबल हैं, जिसको किंडल ऐप पे आप पढ़ सकते हैं। इस पे कई स्टूडेंट की ये व्यू थी कि हमें कैसे किंडल ऐप यूज करना है, क्या मैं सोच रहा हूं उस पे एक वीडियो भी लाऊं। लेकिन अब मुझे बहुत मेल मिल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस पे पढ़ने में मजा आ रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा था कि यदि एक बार आप यूज टू हो जाएं तो किंडल ऐप से बेहतर ऐप रीडिंग कोई भी दुनिया में नहीं है। उसमें इतनी ताकत है, इतनी सारे फीचर्स, फैसिलिटी हैं। तो प्लीज गेट यूज टू दैट। उससे ना केवल आप अपना भला करेंगे, क्योंकि उस पर आप बहुत सारे किताब लाइफ लॉन्ग पढ़ पाएंगे बहुत सस्ते में, लेकिन आप पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी का भी भला करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगी, उसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, उसको क्लिक मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट गूगल या ब्राउजर में जाके कीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन कैसा दिखता है इस वीक में? बहुत ठंडा ठंडा सा रहा, बहुत सारे इवेंट नहीं हुए हैं। लेट अस सी कि क्या इवेंट मैं पिक कर पाया हूं। ये जेसी पोया मैंने क्यों पिक किया है, ये मैंने 3-4 महीने पहले भी आपको कहा था, लेकिन इस वीक में ये फिर गर्म हो गया। पहले देखिए क्या है। अच्छा, इस वीडियो को देखने का तरीका, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इसको पॉज कर लीजिए अभी, और इसमें ABCD में एग्जामिनेशन जैसा आप खुद ही टिक मारिए कि हाँ ये होगा, और फिर देखिए मैं क्या बोलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। इस तरह से आप इसको यूज कीजिए। तो जेसी पोया क्या है मैंने पूछा है, या ये सॉरी, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन सा जेसी पुआ के बारे में इनकरेक्ट है। मतलब इसमें से 3 स्टेटमेंट सही होगा, एक इनकरेक्ट होगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका पूरा फॉर्म है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कॉमनली, जो तो लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन इसको इसको बेसिकली ईरानियन न्यूक्लियर डील कहा जाता है या ईरान डील कहा जाता है। ये 2015 में साइन हुआ था, जिसमें एक साइड में तो ईरान था और वो वियना में हुआ था, और दूसरे साइड में P5+1 थे। P5+1 क्या है ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और चौथा स्टेटमेंट जो कि गलत है वो ये है कि इन मई 2018 द ईरान विड्रू फ्रॉम द JCPOA। नहीं, ईरान नहीं, यूएसए विड्रॉ कर गया था। ट्रंप के नेतृत्व में जब यूएसए था तो वो विड्रॉ कर गया था। लेकिन अभी जो है खास करके जर्मनी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, और उसने इसको रिवाइव करने के लिए काफी वहां दौरे किए हैं। ये बेसिकली क्या है, ये इसमें ये था कि एक गिव एंड टेक था, क्यूड प्रो क्यो था। ईरान जो है शांतिपूर्ण एटम का यूज करेगा, IAEA के नेतृत्व में इंस्पेक्शन होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं वो जाके वहां इंस्पेक्शन कर पाएंगे। वो एटॉमिक बम डेवलप नहीं करेगा, और इसके एवज में यदि ईरान ये कमिट करता है इस डील के अनुसार, तो वेस्टर्न वर्ल्ड उससे अपनी सैंक्शन को बहुत डाइल्यूट कर लेंगे, जिससे कि ईरान का इकोनॉमी थोड़ा फले फूलेगा। ये जेसी पोआ था। ईरान की भी इसमें नीति थोड़ी वेग ढुलमुल रही है, और अमेरिका के हट जाने से ये एक तरह से खटाई में पड़ गया था। लेकिन अब इसको जर्मनी के प्रयास से रिवाइव किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां आता है कि यहां जो P5+1 का जिक्र है, उसमें 1 क्या है। P5 तो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, आपको पता है, USA, UK, फ्रांस, चाइना,
एंड पांचवा कौन है? चलिए पांच जो कंट्री, चाइना, यूके, फ्रांस, यूएसए। ओके, पांच कंट्री जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड, रसिया, सॉरी, रसिया, ये पांच जो परमानेंट मेंबर हैं, उसके अलावा जो एक मेंबर है वो जर्मनी है। जर्मनी डिनोट्स द वन, और इसी की प्रयास जो है अभी इसको रिवाइव करने के लिए चल रही है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, P5+1 में 1 क्या है। ये मैंने पिछले वीक का छोड़ दिया क्योंकि इस वीक में पूरी गूंजती रही कि रशियन ऑक्युपाइड न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में है, वहां पे बमबारी आसपास हो रही है, कभी भी विस्फोट हो सकती है। रसिया भी अब आगे बढ़ के कह रहा है कि मैं नहीं विस्फोट कर रहा, बल्कि यूक्रेन इस पे सेल छोड़ रही है। ये शहर जो है जिसमें ये न्यूक्लियर प्लांट है अब रसिया के कब्जे में है। इसमें IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साइंटिस्ट को रसिया ने कहा कि देखिए कि ये सुरक्षित है या नहीं और कौन इस पे बमबारी कर रहा है। यूक्रेन भी कह रहा है कि रसिया बमबारी कर रहा है, रसिया कह रहा है यूक्रेन, और सभी लोग चिंतित हैं, कंसर्न की कहीं इसमें न्यूक्लियर विस्फोट उसी तरह से ना हो जाए जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। उस न्यूक्लियर प्लांट का नाम है जैप्रोजिया। अब इसके प्रोनाउंसिएशन तो आप कर लीजिएगा। हुइज विलियम सैमोय रूटो। थोड़ी अफ्रीका पे नजर दौड़ाइए। हम लोग अफ्रीका के पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जानना चाहिए कीनिया वहां का ईस्टर्न अफ्रीका में एक पावर हाउस है। कीनिया के धावक आप जानते हैं मैराथन और कितने दौड़ते हैं, और बहुत ही इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग कंट्री, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। वहां पे अभी एक इलेक्शन हुआ और उसमें जीते ये सैमोई रूटो, जिनका है यहाँ फोटो, वो वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने। लेकिन वहां के एक्स PM जो है रायला ओडिंगा, उन्होंने वहां पे उसको डिस्प्यूटेड कर दिया। उन्होंने पिटीशन दायर किया है कोर्ट में शायद, और उनका कहना है कि ये जो इलेक्शन उनका है वो फ्रॉड है, वो चीटिंग है, और इस पे वहां विवाद हो रहा है। अभी उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार नहीं संभाला, लेकिन उससे पहले ये विवाद हो गया है। तो जानिए इसको। GDP ऑफ विच मेजर इकोनॉमी, कौन सा मेजर पावर हाउस है जिसने कभी दुनिया पे शासन किया था, उसका इकोनॉमी 11% से ज्यादा फिर गिर चुका है 2020 में नीचे, और वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ऑल टाइम हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, और वहां प्राइम मिनिस्टर खोजा जा रहा है पिछले कुछ महीने से, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक भी शामिल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं H1B वीसा। ये इस वीक में छाया रहा कि 65,000 जो है वीसा दिए जाते हैं। तो ये H1B वीसा है क्या? क्या ये स्टूडेंट वीसा यूएसए का है, यूके का है, या टेम्पोररी वर्कर वीसा है यूएसए का, टेम्पोररी वर्कर वीसा यूके का? ये बेसिकली टेम्पोररी वर्कर्स वीसा है यूएसए के द्वारा। टेम्पोररी वर्कर वो होते हैं जो 3 साल के लिए वहां आके काम कर सकते हैं, जब तक कि उनको वहां पे रहने दिया जाता है। बाद में उनको जो है परमानेंट रेजिडेंसी लेनी होती है या वापस लौटना होता है, या H1B वीसा को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करना पड़ता है। इसी वीसा के तहत इंडिया से सारे जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, या वर्कर्स हैं, वो अमेरिका में काम करते हैं H1 वीसा। ये इसलिए दुनिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अमेरिका केवल 65,000 जो है एक साल में H1B वीसा देता है, जिसका मेजोरिटी जो है इंडियंस को मिलता है। इंडियन स्टूडेंट जो वहां पढ़ने जाते हैं वो इस वीसा के लिए लालायित रहते हैं, और वो अप्लाई करते हैं, लॉटरी से ये मिलती है H1B वीसा, वर्कर्स वीसा। Which country hold the presidentship of SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि रसिया, चाइना, इंडिया तीनों मेंबर हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स के अलावा ये दूसरी संगठन है। इसके अलावा पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन जो कंट्री हैं, लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब जो है उसके मेंबर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल, गैस, एनर्जी के हिसाब से है, और रीजनल जो पावर बैलेंस है उसमें भी रसिया, चाइना, इंडिया यदि एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन बनती है। ये देखते हुए कि इंडिया और रसिया की बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन इंडिया और चाइना की तानातानी बॉर्डर पे होती है, तो वो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है पैदा करता है। इसके अलावा SCO और ब्रिक्स जो है इंडिया को थोड़ा एक लिवरेज देता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इस एरिया में दखल है इंडो पैसिफिक में, उसमें इंडिया को एक मैन्यूवरिंग पावर भी मिलती है। तो यहां पूछा जा रहा है कि विच कंट्री होल्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कंट्री है उज्बेकिस्तान, जिसके साथ हमारा है बहुत पुराना संबंध। इसकी राजधानी ताशकंद में गए थे शास्त्री जी। ऑफ कोर्स बहुत ही दुखद था कि उनकी वहां पे देहांत हो गया था ताशकंद समझौता में। विच कंट्री इज लाइकली
टू टेक ओवर प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2023 में उज्बेकिस्तान से कौन कंट्री जो है प्रेसिडेंटशिप ले लेगा। जी हाँ, वो कंट्री है इंडिया। हम जो है प्रेसिडेंटशिप लेंगे और ये एक बहुत यूनिक अवसर होगा क्योंकि इंडिया G20 का भी प्रेसिडेंट 2023 में बनेगा। तो दो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ग्लोबल G20 और दूसरा रीजनल का प्रेसिडेंट इंडिया 2023 में होगा। एससीओ समिट 2022 जो है कहाँ शेड्यूल्ड है और कब शेड्यूल्ड है। हर साल ये होता है, हर साल मुझे लगता है होता है, यस। और ये इस बार जो शेड्यूल्ड है वो सितंबर 15-16 को समरकंद में है। समरकंद आपको पता है कि हिस्टोरिक ट्रेडिंग शहर है। समरकंद की कहानियां हम लोग पढ़ते हैं और ये भी उज्बेकिस्तान में है। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर तक एससीओ की समिट होने वाली है। In USA, Women's Equality Day is celebrated on 26 August to commemorate which event? हर साल 26 अगस्त को अमेरिका में वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है। वो किस इवेंट को याद में मनाया जाता है? और जी हाँ, वो इवेंट था 19वां अमेंडमेंट, 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन, जिसके तहत कि 1920 में अमेरिका में वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया था। आप समझिए कि केवल इंडिया ही शायद ऐसा देश है जहां पे कि बिना किसी बहुत बड़े आंदोलन के वुमेन को जो है एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि आपको वोट देने का हक एक साथ एक झटके में दे दिया गया। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1949 26 नवंबर को लागू हुई या 26 जनवरी 1950, जो भी कह लीजिए, दोनों डेट को आधा आधा लागू हुआ, तो उस समय में हमने एक झटके में जो है अपने सभी नारियों को जो है ये शक्ति प्रदान कर दी। लेकिन दुनिया भर में इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट, और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री जो इतनी प्रोग्रेसिव है, उन्होंने बहुत बाद में शायद 1971 में अपनी औरतों को जो है वोटिंग का अधिकार दिया है। अमेरिका ने 1920 में दिया, 19वें संशोधन से, और उसी की याद में जो है वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वुमेन्स इक्वलिटी डे का, वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। हु वॉज कोबे ब्रायंट? अब कोबे ब्रायंट को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि अमेरिका में बास्केटबॉल के लिए लोग पागल हैं, और वहां पे बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते हैं, माइकल जॉर्डन हो, चाहे जिसको मैजिक जॉर्डन हो, मतलब इस तरह के जो प्लेयर हैं वो वहां पे आइकन बन जाते हैं, जैसे अपने सचिन तेंदुलकर। अब उसमें कोबे ब्रायंट उसी टाइप के आइकनिक प्लेयर थे। उनके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। वो लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए खेलते थे, उसको उन्होंने 5-6 साल तक लगातार चैंपियन बनाया था। उनकी एक दुखद जो है मृत्यु हो गई थी 2020 में प्लेन क्रैश में, जिसमें अपनी बेटी के साथ और 9 और लोगों के साथ वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। बहुत ही दुखद था, अमेरिका पूरे शोक में चला गया था। अब 2 साल बाद उनकी जो पत्नी है, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर का हर्जाना मिला है, क्योंकि जो फायर फाइटर थे, जो आग बुझाने के लिए उस साइट पे आए थे, उन्होंने वो जलती हुई लाशों का फोटो खींच लिया और उसको उन्होंने पेपर में निकाल दिया पब्लिसिटी के लिए। और उससे उनकी जो वाइफ है वो कहती है कि वो रात रात भर सो नहीं पाई उन पिक्चर को देख के, उनकी प्राइवेसी का हनन हुआ। ये न्यूज मैंने इसलिए लिया है कि देखिए प्राइवेसी को कितनी इज्जत बख्शी जाती है डेवलप्ड नेशन में, लेकिन क्या हमारे यहाँ अभी जो देश अभी भी हम गरीबी से जूझ रहे हैं, वहां प्राइवेसी की इतनी सम्मान की जाती है? यहाँ पे कितनी ज्यादा हम लोग कई नाम रोशन कर देते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं तो उसका फोटो जारी कर देते हैं बिना ये जाने समझे हुए कि उस पे दिल पे क्या गुजरती है उस आदमी या उसके परिवार वालों, जिनकी प्राइवेसी का, निजता का इस तरह से हनन होता है। सो ही वॉज फेमस यूएसए बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ लॉस एंजल्स लेकर्स। ये मैंने पिछले वीक का छोड़ दिया है क्योंकि इस पूरे वीक गूंजता रहा हैम्बनटोटा। हैम्बनटोटा जो है एक पोर्ट है श्रीलंका में, साउथ श्रीलंका में, जो 99 इयर्स के लीज पे है, चाइना को दिया गया है। 2017 में रानिल विक्रम सिंघे जब प्राइम मिनिस्टर थे, जो अभी उसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसको 99 इयर्स के लीज पे दे दिया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, और ये इंडिया को बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि चाइना ने अपना एक स्पाई शिप टाइप का जो है युआंग वान 5 जो है वो भेज दिया वहां पे। वो काफी दिन तक वहां पे रही और फिर वो कुछ दिनों के बाद ही वहां से निकली। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस बात को लेके तानातानी हुई, तो हम्बनटोटा पोर्ट इसलिए फेमस हो गया। इट इज ए पोर्ट इन श्रीलंका लीज्ड बाय चाइना। Which South Asian country is facing one of the worst floods, an unusual flood
विच मेनी बिलीव कि ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो मैनिफेस्टेशन है। वो कंट्री है पाकिस्तान, जहां इतनी फ्लड कभी आती नहीं थी, लेकिन आप समझ सकते हैं इंडिया के भी वेस्ट में है तो वहां पे कोई मानसून का उतना असर नहीं होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते वहां पे लोग कह रहे हैं कि इस बार भयानक बाढ़ आई हुई है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी वहां नजर रखे हुए है पाकिस्तान में। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का, व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज मून टू मार्स मिशन। अब नासा क्या कर रही है, आपको पता है कि इसने अपोलो भेजा था 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन, ये दोनों वहां पे कदम रखे थे, फर्स्ट कोई ह्यूमन। अब जो है इतने सालों बाद नासा फिर से मून का प्रोग्राम कर रही है। इस टाइम वो मून पे एक काइंड ऑफ बेस बनाना चाहती है जहां आदमी रहेंगे उस कंडीशन में, और वहां से वो मार्स और अदर प्लैनेट और इन सब की खोज करेंगे। तो मून टू मार्स मिशन में इस पहली बार वो एक अनक्रूड, कोई आदमी नहीं है वैसा रॉकेट छोड़ रहे हैं, फिर आदमी के साथ छोड़ेंगे। इसका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूं इस मिशन का, इसका नाम है आर्टेमिस 1 मिशन। याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहां लिखा है, नेट पे और ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब आइए इंडिया की न्यूज देखते हैं कि कैसा दिखता है। कुछ यहाँ पे इस बार ज्यादा से ज्यादा पीपल का है जो न्यूज में रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो फोटो ही देखते आप समझ जाएंगे कि ये किस गेम से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही क्रैक कर सकते हैं। इनका नाम है आर प्रगन दंडा। सॉरी कि मैं अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं इस प्रोडिगी का। ये 16 साल के महज हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े चेस प्लेयर को हराते हैं। इन्होंने अभी जो मैग्नस कार्लसन जो हैं, जो नंबर 1 चेस प्लेयर है वर्ल्ड में, उनको हराया है। पहली बार नहीं हराया है, शायद चौथी बार उन्होंने हरा दिया है। और ये इंडिया के मतलब हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर हैं, और अभी चेस ओलंपियाड में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने सेकंड किया। तो ये एक चाइल्ड प्रोडिगी हैं। इनके बारे में देखिए कि केवल 12 साल में ये जो है ग्रैंड मास्टर बन गए, दुनिया के दूसरे सबसे छोटे उम्र के ग्रैंड मास्टर। तो आर प्रगनंदा, और ये जो है इंडिया टॉप रैंक चेस प्लेयर है। अब टॉप रैंक मैंने लिख दिया है, यदि ये टॉप रैंक ना हो, सेकंड विकेंड हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं जो पढ़ पाया उसमें टॉप रैंक है ये। और ये काफी कमाल अभी कर रहे हैं, खास करके मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद इनकी काफी चर्चा हुई है। हु इज उदय उमेश ललित। आप इन महोदय को जान लीजिए, ये हैं जस्टिस यू ललित, और ये बन गए हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन केवल शायद 73 दिन के लिए। अब ये ऐसा इसलिए होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो बनते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता है, ये लागू है इंडिया में, जिसमें चीफ जस्टिस और 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो रिकमेंड करते हैं सरकार को कि किनको चीफ जस्टिस या जजेस बनना चाहिए, और सरकार नॉर्मली उसको मानती है। तो 73 दिन के बाद फिर कोई दूसरे जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन 73 दिन भी काफी होता है। एक एक जजमेंट जो होती है चीफ जस्टिस की, वो मायने रखती है कंट्री के लिए। तो यू ललित इज द न्यू सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस महोदय को भी जान लीजिए, ये नए लोकपाल हैं इंडिया के। ऑफ कोर्स लुक आफ्टर हैं, परमानेंट लोकपाल नहीं है। इससे ये भी हमें समझना चाहिए कि जिस लोकपाल आंदोलन के लिए सभी लोग आगे आए थे, दिल्ली के कितने ही लोग जो है रामलीला मैदान में बैठे थे, झाड़ू लगाए थे, आज उस लोकपाल की ये हालत हो गई है कि कोई उसका नाम नहीं जानता, और लोकपाल के कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, एक टेम्पोररी अध्यक्ष को बनाना पड़ा है। तो उस पर कितनी फोकस है हमारे कंट्री का, ये भी निरूपित होता है इस तथ्य से। सो ही इज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इन चार्ज। प्रदीप कुमार मोहंती, इनका भी नाम जान लीजिए। What is the name of the commission to inquire about death of जे जयललिता। जे जयललिता जी का डेथ हो गया था 2017 में, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। उस समय में इस पर यह विवाद हुआ था कि क्या उनके कोई रहस्य है, क्योंकि शायद 70 दिन से ज्यादा वो हॉस्पिटल में थी, और शशि कला के अलावा किसी को भी उनका एक्सेस नहीं दिया गया था। बाद में आपने देखा कि शशि कला जी को जेल भी हुई थी किसी केस में, और उनको पार्टी से भी निकाला गया। तो वो एक तरह से कंट्रोवर्शियल जो है वो किरदार बन गई थी। तो उसके चलते जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे पनीर सेल्वन, उन्होंने कह दिया कि इस पे कुछ लगता है फिशी है, और एक कमीशन जो है एआईडीएम के गवर्नमेंट ने बनाया था। उस कमेटी का क्या नाम है मैं पूछ रहा हूं, और उसका सही जवाब है अरुमुगस्वामी कमेटी, सामी कमेटी, आरुमुगसामी कमीशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी दी है, इसीलिए ये न्यूज में आ गया। अब उस रिपोर्ट में क्या है ये तो पता चलेगा बाद में। व्हाट इज हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ ए कंपनी, ये क्यों न्यूज में आई कि अभी खबर आई कि अदानी ग्रुप, जो कि अब बहुत बड़ी ग्रुप हो गई है, और
मिस्टर गौतम अदानी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड के बन गए हैं, शायद मुकेश अंबानी से भी आगे बढ़ गए हैं एशिया में। तो उन्होंने एनडीटीवी, जो कि एक अलग टाइप की चैनल है, जर्नलिस्ट के द्वारा ओन की जाती है, प्रणय रॉय के द्वारा, जो फेमस हुए थे 1980s में दूरदर्शन पे एज ए सेफोलॉजिस्ट, मतलब वो इलेक्शन की भविष्यवाणी करने वाले और वोटिंग को बताने वाले। 80s के दौर में जब पहली बार दूरदर्शन से निक नेट के थ्रू जब प्रसारण लाइव शुरू हुआ था वोट काउंटिंग का, तो प्रणय राय चर्चा में आए थे। बाद में वो इतने फेमस हो गए कि उन्होंने अपनी कंपनी खोली, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जिसको चैनल कह सकते हैं, एनडीटीवी, और वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। एक अलग तरह की जर्नलिज्म वो लोग करते आए हैं। उसको टेक ओवर करने की खबर आई अडानी ग्रुप के द्वारा। अभी तक वो टेक ओवर पूरा हुआ नहीं है, उसमें कई सारे प्रोसेसेस है, हो सकता है हो भी कभी नहीं। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट इज हॉस्टाइल टेक ओवर। उसको कहा गया हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर तब होता है जबकि कोई कंपनी एक दूसरे कंपनी को बिना उस कंपनी के मालिक के सहमति के खरीदने की कोशिश करती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई कंपनी बेचना ना चाहे और दूसरी कंपनी उसको खरीद ले। शेयर मार्केट में यह संभव होता है। उसका कारण यह होता है कि जैसे समझ लीजिए एनडीटीवी है, तो इसके 100% शेयर, क्योंकि जब ऐसा तभी होता है जब ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो, मतलब कि आपने शेयर बाजार में जारी कर दिए हो। तो एनडीटीवी के जो मालिक कहे जाते हैं मिस्टर रॉय, उनके पास में महज जो है शायद 32% शेयर है। इसका मतलब कि मेजोरिटी शेयर तो बाजार में बिखरे हुए हैं 68%। अब उसमें से 29% शेयर जो है वो एक कंपनी के पास थे जो गिरवी रखा हुआ था, क्योंकि रॉय को उन्होंने 400 करोड़ रुपए लोन दिए थे। वो कंपनी जो खरीद लिया अदानी ने, तो 29% शेयर तो इसके पास, अदानी जी के पास आ गए, अदानी ग्रुप के पास आ गए। अब बाजार में बाकी बिखरे हुए हैं मान लीजिए 30-35%। यदि उसको अदानी ग्रुप जो है पैसे दे करके उसको खरीद ले, जैसे आज की मार्केट शेयर मान लीजिए उसकी 300 रुपए है, वो बोले हम 400 रुपए देंगे, तो बहुत लोग उनको बेच देंगे। इस तरह से हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा। इनके पास रहेगा 32%, अदानी ग्रुप के पास मान लीजिए आ जाएगा 55% और मैनेजमेंट पे कब्जा हो जाएगा अदानी ग्रुप का। इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। ऐसी भी कई बार की जाती है और ये कानूनी रूप से जो है वो अलाउड है। वैसे मतलब इथिकली हो, मॉरली हो ना हो, लेकिन इस तरह के। सो इट इज टेक ओवर ऑफ ए कंपनी बाय without the consent of the owner of the company. सीबीआई जो सेटअप की जाती है वो किस एक्ट या स्टैट्यूट से की गई? स्टैट्यूट को भी मतलब कि एक्ट बोलते हैं। क्या वो सीबीआई एक्ट 1946 से की गई है, या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्ट से की गई है, या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से की गई है, स्पेशल क्राइम? ये जो सही आंसर है वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत जो है सीबीआई की स्थापना की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1946 इंडिया के आजाद होने से भी पहले ये एक्ट बनी थी अंग्रेजों के जमाने में, और उस समय में वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहा जाता था, और उसी के तहत सीबीआई जो है काम करती है। बड़ी अजीब सी बात है कि एक दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि अभी आया कि बिहार सरकार शायद ये फैसला कर रही है कि सीबीआई को वो जनरल जो कॉन्सेंट होती है विड्रॉ कर रही है। अब ये जनरल कॉन्सेंट क्या है? इस एक्ट के पारा 6 में, सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि सीबीआई को हर राज्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या क्राइम व्राइम के इन्वेस्टिगेशन की जनरल कॉन्सेंट स्टेट देगा। मतलब कि केस बाय केस बेसिस जो है सीबीआई को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी राज्य सरकारों से। लेकिन यदि आप जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ कर लेती है कोई राज्य सरकार, तो हर एक केस के लिए सीबीआई को आवेदन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की कि हमें इस केस की जांच की इजाजत दीजिए। तो सीबीआई का उस राज्य में घुसना जो है वो कठिन हो जाएगा। और ये अभी जो है एक जो द्वंद्व केंद्रीय सरकार और स्टेट्स में चल रही है, जो कि फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन फेडरलिज्म के लिए, उसके तहत 9 स्टेट ने जो है जनरल कॉन्सेंट को विड्रॉ कर लिया है। मतलब इन 9 राज्य में, जो मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, पंजाब, मेघालय, आप देख रहे हैं इसमें से कई जो हैं वो विरोधी दलों के द्वारा, जो बीजेपी के अगेंस्ट में उनके द्वारा रूल होते हैं। इन लोगों का ये आरोप है विरोधी दल का कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है वो उसको अपने हथियार की तरह सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी का यूज करती है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं जिससे कि ये मिसयूज ना कर सके, हमारे यहाँ अराजकता ना फैला सके, उनका आरोप है। और इसके तहत ही बिहार भी उस लिस्ट में शामिल हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बीजेपी के अगेंस्ट में हो गई है, पहले वो बीजेपी के साथ में थे। ये न्यूज इसलिए भी थोड़ा इंट्रिग्विंग है और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है कि
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय ये एक तरह का कन्फ्रंटेशनिस्ट फेडरलिज्म का नमूना है। ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर ही काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और किसी भी इशू पे यदि इतना विवाद हो जाए जैसे कि हम जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके साथ ही ये एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं। चलिए आपको थैंक्स देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया क्वेश्चन ऐसे पूछे जो 1-2 लाइन में इसका जवाब दिया सके। और यदि अभी तक आपने सीयूईटी पीजी गाइड नहीं खरीदा और सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इस रिसोर्स को इमीडिएटली खरीद लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है, कॉपी पेस्ट वहां से आप कर सकते हैं। वैसे आप amazon.in में पॉल साइंस हेल्प लिखेंगे तो आपको सभी बुक वहां दिखने लगेगा। ओके, मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ और देखेंगे पॉलिटिकल इवेंट कैसे अनफोल्ड होता है रंगीन चलचित्र के जैसा, और रिलेट करेंगे उसको ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिकल थ्योरी से अगले वीक में। तब तक के लिए विदा।